हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को। और हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है लघुत्तरीय प्रश्न का, प्रश्न संख्या 30 तक। आज हम प्रश्न संख्या 31 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जो है देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए टाइम पर। और आगे बोलना नहीं है दोस्तों, इसलिए अभी जो है बोल दे रहे हैं। चलिए अब हम टॉपिक पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से क्या समझते हैं? इसका विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? उत्तर है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में वर्षा न के बराबर होती है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 15 अंश से 30 अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में सहारा और कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो और अरिजोना, दक्षिणी अमेरिका के अटाकामा, एशिया में अरब और थार तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में है। प्रश्न संख्या 32 है, शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। उत्तर हो जाएगा, शक्ति के साधन हेडिंग डाल करके लिखिएगा, या पेट्रोलियम पर निबंध भी हेडिंग डाल करके लिखिएगा। उत्तर, पेट्रोलियम की उत्पत्ति वनस्पतियों, समुद्री जीव जंतुओं जो प्राचीन काल में डेल्टाओं, झीलों, समुद्रों में रहते थे के किसी कारणवश दब जाने से पृथ्वी की गर्मी व दाब के आसवन क्रिया के फलस्वरूप हुई है। सीधी सी बात दोस्तों, सरल भाषा में समझिए। जो भी जीव जंतु, वनस्पति और ये सभी चीजें किसी कारणवश या तो तालाब में रहे हों या किसी तालाबों में, समुद्रों में, कुछ भी ऐसे स्थान, और जब वो पलट करके दोस्तों पता लगा भूकंप आया और कुछ आया और ये दब करके नीचे चली गई, और नीचे जाने के बाद जो है साल, 10 साल, लाख साल बाद ये जो है पेट्रोलियम का रूप बन जाती हैं। ठीक है, आसवन विधि के द्वारा। तो यही जो है जब चेक करके निकाला जाता है तो पेट्रोलियम निकलता है, और यही सब ये होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम या खनिज तेल का अधिकाधिक प्रयोग ताप, प्रकाश, चालक शक्ति एवं मशीनों को चिकना करने के लिए किया जाता है। इसके अपने गुण के कारण ही जल, थल एवं वायु यातायात के क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। पेट्रोलियम भूगर्भ से अशुद्ध अवस्था में निकाला जाता है। विभिन्न उपयोग में लाने से पूर्व इसे परिशोधित किया जाता है, मतलब इसको शुद्धिकरण किया जाता है। और पेट्रोलियम परिशोधन से गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, चिकना करने का तेल, पैराफिन, नेफ्था, वैसलीन, ग्रीस, कोक, मोम, कृत्रिम रंग, रबड़, नायलॉन आदि पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं इससे। और विश्व में पेट्रोलियम के भंडारण और उत्पादक क्षमता का विवरण जो है बहुत असमान होता है। विश्व में खनिज तेल के कुछ भंडारणों का लगभग 2/3 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के देश में संचित है। इस देशों में कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख होते हैं। इन देशों में तेल का स्थानीय उपभोग बहुत कम होता है। विश्व में कुल निर्यात का 75% तेल इन्हीं देशों से ही प्राप्त होते हैं। इन देशों में जैसे सऊदी अरब हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, ये सभी जो है लगभग 75% तेल जो है जो देश हैं इन्हीं देशों से ले जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। अमेरिका जो है दोस्तों सबसे ज्यादा तेल निर्यात करता है। यहाँ पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, ओक्लाहोमा, कनासास और कैलिफोर्निया, लुइसियाना तथा व्योमिंग में तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 33 है,
वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है? तो उत्तर है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद लोकसभा मंत्रिपरिषद पर निम्न तरीकों द्वारा नियंत्रण रखती है। पहला इसमें है अविश्वास प्रस्ताव पास करके। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे लोकसभा पर विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को भी बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरा है बजट में कटौती करके। संसद मंत्रिपरिषद की किसी भी महत्वपूर्ण नीति को अस्वीकार करके किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयकों को भी अस्वीकार करके या बजट में कटौती प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की जा सकती है। और तीसरा है काम रोकने प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव द्वारा। संसद काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव पारित करके भी मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। चौथा पॉइंट है प्रश्न पूछकर। संसद सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 है वन संरक्षण क्या है, इसके उपायों को सुझाइए। तो उत्तर है वनों के निरंतर विनाश और ह्रास के दुष्प्रभावों को देखते हुए इनका संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार ने वन संरक्षण पर विशेष बल दिया है तथा वन संरक्षण हेतु वन महोत्सव तथा सामाजिक वानिकी जैसे अनेकों कार्यक्रमों को संचालित किया गया है। वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए ताकि वन जो है संरक्षित रहे? पहला है वृक्षों की अनावश्यक और अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन एवं वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए। प्रोत्साहन करना चाहिए दूसरों को ताकि वृक्ष लगाएं। और आगे देखेंगे तीसरा है अनियंत्रित पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो छूटे हुए हैं सभी प्रकार के जीव जंतु, ठीक है, और इन सभी पर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए ताकि जो है पेड़ पौधे जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएं। चौथा है रोगग्रस्त पेड़ों की समाप्ति। आगे है पांचवा जंगलों में लगने वाले आग पर अविलंब नियंत्रण। मतलब पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, अगर जंगलों में आग लग रही है तो कैसे उसको बुझाया जा सकता है। छठवां है वन संरक्षण संबंधित जन जागरण विज्ञापन तथा संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रश्न संख्या 35 है भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ? जनहित याचिका के दो लाभ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जनहित याचिका का आरंभ वर्ष 1982 में मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती द्वारा किया गया था। सोनिया हुर्रा द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो ये पुस्तक का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1993 में ये लिखी गई। में जनहित याचिका की निम्न परिभाषा दी है। जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसका उद्देश्य लोकहित को रोकने, सरकारी दायित्व को लागू करने तथा जनहित की रक्षा करना होता है। आगे देखेंगे जनहित याचिका के लाभ क्या क्या होते हैं। पहला है जनहित याचिकाएं ऐसी याचिकाएं होती हैं जिन्हें सामान्य हित में पीड़ित व्यक्ति के बदले अन्य व्यक्ति या समायोजित संगठन न्यायालय में दायर कर सकते हैं। मतलब ये होती है दोस्तों, जैसे आपका कोई सामूहिक समस्या है वो निदान नहीं हो पा रहा है तो जनहित याचिका में जो संगठन होते हैं वो जो है आपके मुद्दे को उठाते हैं और लड़ने का जो है प्रयास करते हैं, जीत दिलाने का प्रयास करते हैं। दूसरा है यह व्यवस्था देश के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है जिससे उन्हें न्याय मिले और इन याचिकाओं के कारण ही न्यायालय ने पर्यावरण जैसे मुद्दों को लेकर के राजनीतिक भ्रष्टाचार तक के मामलों पर अपना निर्णय सुनाया।
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36 है, राजकोषीय नीति के उपकरण अथवा विधियों का संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो देखते हैं क्या है, आइए उत्तर को देखें। उत्तर है, राजकोषीय नीति का अर्थ सरकार की बजट, कराधान, व्यय तथा ऋण नीति की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सरकार अपनी आय व्यय के बीच उचित सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति में सरकार अपने व्यय तथा आय का प्रयोग कर इस प्रकार करती है कि राष्ट्रीय आय उत्पादन तथा रोजगार पर उनका अनुकूल प्रभाव पड़े और प्रतिकूल प्रभाव समाप्त किए जा सके। राजकोषीय नीति के उपकरण मुख्य रूप से बजट, मौद्रिक नीति, कराधान है। आगे है करारोपण केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए धन एकत्रित करने का एक माध्यम है। करारोपण गरीब और अमीर के बीच आय की असमानताओं को कम करने में सहायक, क्योंकि सरकार प्रगतिशील कर अर्थात अमीर व्यक्ति पर ऊंचा कर तथा गरीब व्यक्ति पर कम कर लगाकर वसूल करती है। आगे है मौद्रिक नीति से अभिप्राय ऐसी नीति से है जिसे मौद्रिक अधिकारी द्वारा देश में साख और मुद्रा की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार बजट के द्वारा सरकार वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और उसी के अनुसार अपनी नीतियों को संचालित करती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, वार्षिक में जो पैसे को कहाँ खर्चा किया जाएगा, किस किस क्षेत्र में लगाया जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, इन दोनों का लेखा जोखा पहले से ही कर लिया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, उत्तर प्रदेश की आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। देखते हैं कहाँ कहाँ से आय आता है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो पहला है भू राजस्व या माल गुजारी, यह राज्य की आय का एक प्रमुख साधन है। दूसरा है कृषि आय कर, तो जो किसान हैं उन पर जो है टैक्स लगा देते हैं उत्तर प्रदेश के सरकार, वहाँ से भी जो है ये कमाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को कृषि आयकर लगाने का अधिकार दिए गए। राज्य सरकार भी कृषि आयकर द्वारा आय अर्जित करती है। और तीसरा पॉइंट है राज्य उत्पादन शुल्क, इसके अंतर्गत राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उत्पादक शुल्क के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने से आय प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, चौथा है व्यापार कर। मई 1994 में बिक्री कर की जगह सरकार ने प्रदेश में व्यापार कर लागू कर दिया, अर्थात आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी पर ही जो है सब कुछ टैक्स लग जाएगा। पांचवा है प्रशासनिक प्राप्तियां, ये क्या लिखा है, ग्राम को अपने कई प्रशासनिक विकास जैसे शिक्षा हो गए, चिकित्सा हो गए, जन स्वास्थ्य से ये सभी जो है निःशुल्क रूप से आय होती है। छठवां है राजकीय व्यवसाय से शुद्ध आय। पहला है राज्य सरकार कुछ व्यावसायिक कार्यों के संचालन से। दूसरा है सरकारी नहरों व नलकूपों की सिंचाई शुल्क में राज्य सरकार को आय होती है। और तीसरा है सड़क तथा जल परिवहन से, क्योंकि सड़कों पर भी जो है टोल टैक्स लगता है। वनों से आय जब वन कटते हैं तो उसमें भी जो है सरकार को टैक्स जाती है। ठीक है, तो वहाँ से भी जो है इसको फायदा मिल जाती है। सातवां है अन्य आय, विद्युत शुल्क, बस यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क और मनोरंजन कर से आय प्राप्त। आठवां है सहायता अनुदान, विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को अनुदान देती है। अगर कर की बात करें दोस्तों, तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिस पर भारत सरकार टैक्स न लगाए हो। अब यही जान लीजिए कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 30 रुपये 35 रुपये तो टैक्स देना है, तो समझ लीजिए
आपकी मेहनत की कमाई 35 रुपये तो टैक्स में जा रही है। आगे है प्रश्न संख्या 38, निम्न के विषय में लिखिए। अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं इस तब बाकी जो है 16% तो शिक्षा पर टैक्स लगा हुए है। मनोरंजन करेंगे तो उस पर कम है, सोना चांदी खरीदेंगे 3% 4% देंगे, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो 16% देंगे, इसलिए अशिक्षित रहने के लिए तो टैक्स देना है, पढ़िए दे करके। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न के विषय में लिखिए। का है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, खा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, ग है भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है। तो आइए सभी देखते हैं। क है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 5 1962 तक ये थे। ख है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, 15/6/1947 से 27/5/1964 तक थे। ग है भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 है, लेकिन अब जो है 28 हो गई है, 29 नहीं लिखना है, ठीक है, 29 नहीं है, 28 है। उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या 75 है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है, सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है, बिंदुवार अपनी राय दीजिए। उत्तर, सरकार पर जनता का नियंत्रण निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। यहाँ केंद्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन चुनावों के माध्यम से ही जनता सरकार जनप्रतिनिधित्व का चयन करती है। चुनाव के माध्यम से ही जनता सरकार अथवा शासनों पर नियंत्रण रखती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है। जनता वैधता प्रदान करने का मतलब जैसे चुनाव हुआ, आपने 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो 5 साल तक तो रहेंगे ही, फिर बाद में चुने जाएंगे फिर रहेंगे। जनता मताधिकार के द्वारा ही सरकार पर नियंत्रण रखती है तथा ऐसे ही सरकार को हटा सकती है जो अपनी इच्छाओं और सोच का सम्मान नहीं करती, ठीक है। जैसे जो भी अभी देख रहे हैं दिल्ली में किस प्रकार से तोड़ा फोड़ा मचा हुआ है, एसएससी की धरना दिया जा रहा है, रेलवे की धरना दिया जा रहा है, रिफॉर्म लाने के लिए धरना दिया जा रहा है। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो अगर हटाना चाहें तो हटा दीजिए ना, आने के बाद चुनाव आएगा, हटा दीजिए, क्या जरूरत है। अगर सुना नहीं जा रहा है, शिक्षकों पर लाठियां चल रही हैं, स्टूडेंट पर लाठियां चल रही हैं, तो क्या जरूरत है ऐसे लोगों को रखने के लिए। लेकिन नहीं, रखना भी है और चाहिए भी, तो दोनों कैसे संभव है। चलिए हम प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। पहला है एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरा पॉइंट है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। तीसरा है विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। चौथा है विश्व का सबसे गर्म स्थल अल्जीरिया अफ्रीका में ही स्थित है। पांचवा है अफ्रीका को सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। छठवां है सबसे छोटा देश मेओटो है। और सातवां सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिंग है। आठवां है अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। और यहाँ पर नौवां है मिस्री को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। 10वां पॉइंट है यहाँ विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है। 11वां पॉइंट है अफ्रीका में उष्ण के मैदान सावना तथा शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ट विश्व प्रसिद्ध है। 12 है नदी वसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। और 13वां है मिस्र में सुएज नहर है जो सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। 14वां है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को
स्वर्ण नगर कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पहला है उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई थी। तीसरा है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा है 100 अंश पश्चिमी देशांतर इसी महाद्वीप से गुजरती है। पांचवा है उत्तरी अमेरिका का उच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का है। और छठवां है अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है। सातवां है उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। आठवां है यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। नौवां है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। कनाडा का बेफेलो नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क होता है। ठीक है, पार्क है। और प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। उत्तर है प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर। प्रत्यक्ष कर एक तरफ अप्रत्यक्ष कर दोनों में अंतर देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर यह कर न्याय संगत होता है। अप्रत्यक्ष कर यह कर न्याय संगत नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर इस कर का दबाव उसी व्यक्ति पर होता है जिस पर यह लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर इस कर का दबाव दूसरे व्यक्ति पर होता है। तीसरा है इस करों का भुगतान करदाता सीधे राजकोष में जाता है। अप्रत्यक्ष कर ये कर वस्तुओं पर लगाया जाता है, अतः इनका भुगतान सीधे राजकोष में नहीं होता है। ये जो अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति से सीधा वसूला जा सकता है। और ये जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष कर में सीधे नहीं वसूला जाता है। ठीक है, तो चौथा उदाहरण अगर देखा जाए तो आयकर, निगम कर, ये जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर के लिए मनोरंजन कर, व्यापार कर, उत्पादक कर, ये सभी जो है टिकट लेने जाएंगे तो सीधा वहां पर जो है कर लग जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य बताइए, अथवा इसको कह सकते हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य। तो इसमें पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना। दूसरा है बैंकों की ऋण नीति के दोषों को दूर करना। तीसरा है समाजवादी समाज की स्थापना करना। चौथा है कृषि तथा लघु उद्योग व निर्यात हेतु पर्याप्त साख सुविधाओं का विस्तार करना। पांचवा है जनसाधारण को साख सुविधाओं को उपलब्ध कराना। छठवां है जमा राशि का राष्ट्रीय विकास एवं विषमताओं को समाप्ति हेतु उपयोग करना। सातवां है समाज के निर्बल लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करना। प्रश्न संख्या 44 है, बैंक किसे कहते हैं, बैंक के प्रकार बताइए। आइए देखते हैं बैंक, जिस संस्था द्वारा धन का आदान प्रदान करने का कार्य किया जाता है उसे बैंक कहते हैं। अर्थात बैंक का लेन देन जहां पर होता है उसे बैंक कहेंगे। शेयर्स के अनुसार बैंक वह संस्था है जिसके द्वारा ऋणों को अन्य व्यक्तियों के आपसी ऋणों के भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। बैंक के प्रकार की अगर बात करें दोस्तों, तो कार्य के आधार पर बैंक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है कृषि बैंक। यह बैंक भारत के लोगों को कृषि से संबंधित आवश्यकताओं की ऋण पूर्ति प्रदान करती है, जैसे सरकारी बैंक, नाबार्ड बैंक। दूसरा है औद्योगिक बैंक। यह बैंक उद्यमों, व्यवसाय और उद्योगपतियों को दीर्घकालीन ऋणों की जरूरतों की पूर्ति करता है, जैसे औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम बैंक। तीसरा है विदेशी विनिमय बैंक। ये बैंक विदेशी विनिमय का व्यापार करता है और ये विदेशी मुद्रा लोन
मुद्रा लेन देन के लिए करते हैं तथा यह नेशनल सिटी बैंक हो जाएंगे, बैंक ऑफ अमेरिका, चार्टर बैंक ऑफ लंदन। चौथा है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक भारत का राष्ट्रीय बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक होता है। पांचवा है व्यापारिक बैंक। बैंक व्यापारियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 45। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विभिन्न विषयों को बताइए। उत्तर है संघ सूची। इस सूची में 98 विषय शामिल हैं। रक्षा, विदेश मामले और जनगणना, डाक एवं तार, टेलीफोन इत्यादि विषय जो है संघ सूची में रखे गए हैं। राज्य सूची देखते हैं। राज्य सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 59 है, जिसमें प्रमुख लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि इसमें आ जाते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अर्थात जो संघ सूची में है और राज्य सूची में जो विषय शामिल है वो जो है समवर्ती सूची में बना सकते हैं, अर्थात केंद्र सरकार या और राज्य सरकार जो है दोनों मिलकर के कार्य को इसको बना करके जो है नियम को लागू कर सकते हैं। इसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बना दे। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू हो जाएगा। 59 विषयों को शामिल किए गए हैं। इनमें प्रमुख शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, राष्ट्रपति, जलमार्ग और नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, ये सभी जो है समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इसका मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस प्रकार कर सकती हैं, दोनों नियम बना सकती हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार बनाई है और केंद्र सरकार ने मना कर दिए तो रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य सरकार है दोस्तों, मतलब जो केंद्र सरकार है, अगर वो बनाई है, राज्य सरकार जो बनाई है वो बनाई है, तो जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश जैसे हुए तो इसको नहीं माना जाएगा। जितने भी राज्य हैं और केंद्र सरकार की बातें मान ली जाएगी, उसको लागू कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, लोक अदालत पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है भारत में लगभग समस्त जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालत स्थापित किए गए हैं। लोक अदालत कानूनी विवादों, मंत्री पूर्ण समझौते हेतु वैधानिक मंच, विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों से संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्ण सुलह एवं निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालत में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 47, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदुओं को बताइए। उत्तर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से शुरू हो गई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना की सीमा वर्ष जो है 2007 से 12 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है शैक्षिक बेरोजगारी के 5% नीचे लाना। दूसरा है साक्षरता दर को कम से कम 75% के स्तर तक लाना। सातवां है 7 वर्ष से अधिक आयु में साक्षरता दर को बढ़ा करके 85% करना। चौथा है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठने या बैठ जाने वाले बालकों की दर को वर्ष 2003-04 में 52% से घट करके 2011-12 में 20%
के स्तर पर लाना। और 5वां पॉइंट है साक्षरता के लिंग अंतराल को 10% तक नीचे लाना। रोजगार के 70 मिलियन नए अवसर सृजित करना। और यहाँ पर 7वां पॉइंट है देश के समस्त ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य करना, अर्थात विद्युत को गांव-गांव तक पहुंचाना। और 7वां है शिशु मृत्यु दर को घटा करके 28 तथा मातृत्व दर को घटा करके प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर लाना। 9वां है 2012 तक सभी को घर बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना। और 10वां है समस्त सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष तथा परीक्षार्थी लाभार्थियों एवं महिलाओं बालिकाओं का हिस्सा कम से कम 33% हो। और 11वां है वन एवं पेड़ों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि करना। 12वां है कुल प्रजननता को 2.1 तक नीचे लाना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 48 को। प्रश्न संख्या 48 में क्या है, मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मुगल शासकों के समय में फारसी व तुर्की के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और पंजाबी साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। बाबर एवं स्वयं तुर्की फारसी का बड़ा विद्वान था। हुमायूं भी साहित्य में रुचि रखता था। अकबर के शासनकाल में साहित्यिक उन्नति हुई जिसमें फारसी एवं तुर्की साहित्य सबसे आगे थे। इसी प्रकार जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भी साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। कवियों और लेखनों के रचना धार्मिकता का पालन किया और शासकों ने उनको आश्रय तथा प्रोत्साहन प्रदान किए। आगे है प्रश्न संख्या 49, बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया और इस युद्ध में एक ओर अंग्रेजी सेनाएं तथा दूसरी ओर बंगाल के भूतपूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम संयुक्त सेनाएं थी। आगे है इस युद्ध के निम्न कारण थे, तो क्या क्या कारण थे युद्ध के, आइए देखते हैं। पहला है मीर कासिम का नवाब के पद से हटाया जाना, क्योंकि मीर कासिम जो है उनको पद से हटा दिए गए। दूसरा है मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों के बंदियों को हत्या कराना, ठीक है, मीर कासिम द्वारा जो है अंग्रेज बंदियों की हत्या कर दी गई। तीसरा है शुजाउद्दौला द्वारा मीर कासिम को सहायता तथा मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम में आपसी गठबंधन। इस गठबंधन और अंग्रेज सेना के बीच बक्सर नामक स्थान पर भीड़ युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी विजय रहे। शाह आलम ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया तथा मीर कासिम भाग गया। शुजाउद्दौला ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ ही युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध ने ब्रिटिश कंपनी को एक पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न शक्ति बना दिया। आगे प्रश्न संख्या 50 है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखे चलिएगा, क्योंकि अभी देखिए हम बीच में कोई भी किसी भी वीडियो में बोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। अगर हम इसमें बातचीत करने लगे तो वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और अगर मैं इसको, पहली बात तो लाइव नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, अगर इसको लाइव पर आ जाऊँ तो शायद जो है ये जो वीडियो मैं कम समय में दे पा रहा हूँ एक और भी ज़्यादा टाइम लग जाए इसमें। तो आइए जो दे रहे हैं दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई कमी है तो बताइएगा। बाकी आप पूरी वीडियो को एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो आपके लिए जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। प्रश्न संख्या 50 है, शाहजहां के काल में मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर है 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक का शाहजहां का शासनकाल विशेष महत्व रखता है, जिस कारण कुछ इतिहासकार
एल्फिन्स्टन और बनारसी प्रसाद सक्सेना आदि इस काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानते हैं। इन 3 वर्षों में मुगल साम्राज्य में शांति एवं सुरक्षा स्थापित थी और साम्राज्य का दक्षिणी और उत्तरी भारत में भी विस्तार हुआ था। राज्य प्रबंध कुशलता से चल रहा था और लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी थी। भवन निर्माण कला का अद्भुत विकास हुआ, जिस महत्वपूर्ण उदाहरण आगरा, ताजमहल तथा अन्य भवन और दिल्ली का लाल किला। इस काल में चित्रकला, सुंदर दिखाई की कला और संगीत कला भी प्रगति हुई और फारसी तथा हिंदी साहित्य में वृद्धि हुई और चिकित्सा, गणित, ज्योतिष विद्या का भी विकास हुआ और कृषि और व्यापार भी इस काल में उन्नति की अवस्था में थे। और इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि एवं शानो शौकत चरम सीमा तक पहुंच गई थी। प्रश्न संख्या 51 है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, औरंगजेब की इस हिंदू विरोधी नीति की भयंकर प्रक्रिया हुई। देश के विभिन्न भागों में विद्रोह का दौर प्रारंभ हो गया, जो इस प्रकार है। पहला है मथुरा के जाटों का विद्रोह 1669 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण चारों ओर असंतोष और प्रतिरोध की भावना फैल गई। मथुरा के जाटों ने इसका सबसे पहले प्रतिरोध किया। उन्होंने अनेक मस्जिदों को गिरा दिया। कई स्थानों पर मुल्लाओं की दाढ़ी साफ कर दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा लिखा गया है, सतनामियों का विद्रोह 1675 ईस्वी में। दूसरा विद्रोह नारनौरा और स्वात के जिलों में सतनामियों ने किया था। सतनामी हिंदुओं का एक धार्मिक संप्रदाय था जो ईश्वर की एकता में विश्वास रखता था। उन्होंने अपनी दाढ़ी, मूछें, यहाँ तक कि भौं भी कटवा दी थी, जिसने उन्हें मुड़िये भी कहते हैं। इस युद्ध का कारण एक सतनामी और मुगल सैनिक में झगड़ा होना था। सतनामी ने मुगल सिपाही को जान से मार दिया और वहां के शासक सिकंदर सतनामी को पकड़ने की कोशिश की। इस पर सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। नारौल का फौजदार इन सतनामियों के विद्रोह को न दबा सका। आखिर औरंगजेब ने रदनदाज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिससे भारी संख्या में सतनामी मारे गए। आगे देखेंगे, तीसरा है सिखों के साथ संबंध। इस काल में औरंगजेब का सिखों के साथ भी भयंकर संघर्ष हुआ। इस काल में सिख धर्म के अंतिम 3 गुरु हुए थे। औरंगजेब ने सिख गुरुद्वारों को नष्ट करने और मनसदों के लिए धन इकट्ठा करने वाले शिष्यों को नगर से बाहर निकालने की आज्ञा भी दे दी थी। आगे है चौथा, राजपूतों के विद्रोह। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण अनेक राजपूत राज्यों ने संघर्ष का झंडा खड़ा किया और औरंगजेब को राजपूतों से भयंकर युद्ध करना पड़े। प्रश्न संख्या 52 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पानीपत के
तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का कारण। ये हेडिंग है और इसके अंतर्गत जो है सभी लिखना है हेडिंग में। तो पहला है अब्दाली की सेना की संख्या का अधिकार होना। अब्दाली की सेना की संख्या मराठों की सेना से कहीं अधिक थी। इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार के अनुसार अब्दाली की सेना 70,000 सैनिक थे और मराठों की सेना में 45,000 सैनिक थे। दूसरा है रसद सामग्री अर्थात अहमद शाह, ठीक है, रसद सामग्री। अब्दाली को दिल्ली प्रदेश तथा दोआब से रसद सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती रही। रसद सामग्री माने खाद्य सामग्री होता है, ठीक है। क्योंकि इन प्रदेशों पर अहमद शाह अब्दाली का कब्जा था, किंतु इसके विपरीत मराठों को रसद सामग्री कहीं से प्राप्त नहीं हुई, अर्थात खाद्य सामग्री कहीं से प्राप्त नहीं हुई। उन्हें लगभग 2 महीने भूखों मरना पड़ा और अतः बाध्य होकर उन्हें युद्ध में कूदना पड़ा। तीसरा है सदाशिव राव भाऊ का उत्तरदायित्व। मराठों की पराजय के लिए सदाशिवराज राव भाऊ ही बहुत उत्तरदायी था। भाऊ ने पहली गलती यह की थी कि उसने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद वहां से खाद्य सामग्री प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया और उसने दिल्ली में पर्याप्त सेना भी रखने का प्रयत्न नहीं किया। अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा करने से दिल्ली उसे रसद प्राप्त नहीं हो सकी, अर्थात खाद्य सामग्री भी वहां से प्राप्त नहीं हो पाई। भाऊ ने दूसरी भूल यह भी की कि उसने दिल्ली से आगे बढ़ कर के अब्दाली के विशाल खाद्य भंडार पर अधिकार तो कर लिया, किंतु सुरक्षा की उसने कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। अतः अब्दाली ने उस पर पुनः अधिकार कर लिया और भाऊ ने तीसरी गलती यह की उसने अब्दाली के प्रबल शत्रु सिखों से कोई भी सहयोग तथा सहायता प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। सदाशिवराव भाऊ ने कूटनीतिक तथा राजनीतिक चालबाजियों की भी क्षमता नहीं थी। इसी कारण से पानीपत में मराठों की पराजय हो गई। और इसमें चौथा पॉइंट है मराठों की दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था। अब्दाली की सेना सुशिक्षित थी और उसका अनुशासन कठोर था। उसके विपरीत मराठों में अनुशासन की कमी थी और वे आत्मसंयम तथा नियम पालन से घृणा करते थे। भाऊ की सेना अस्त्र शस्त्र भी अफगानों की तुलना में घटिया थे। अब्दाली के पास ऊँटों पर लगी हुई तोपें अधिक थी, अर्थात जो ऊँट थे उस पर पहले से ही लदा हुआ जो तोप थे और मतलब सामग्री उनके पास पर्याप्त थी। मराठों के पास इतनी भारी तोपें थी कि उन्हें खींचने के लिए लगभग 200 बैल की आवश्यकता होती थी। इन भारी तोपों के लिए गोले बारूद का भी जो है कमी थी। युद्ध के समय मराठा सैनिक की शारीरिक सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत अब्दाली के सैनिकों के पास लौह कवच तथा सिर पर पहनने के लिए सिर त्राण थे, जिन पर मराठों के भावों तथा तलवारों का कोई असर नहीं होता था। प्रश्न संख्या 53 है, कोयला हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं कोयला किस प्रकार से उपयोगी है हमारे लिए। उत्तर है कोयला शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग रेल, जलयान तथा मशीनों को चलाने तथा अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उपयोगी शिक्षा तथा साधन होने के कारण ही कोयले को काला हीरा कहा जाता है। ठीक है, जो कोयला होता है उसको काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, शेर शाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख करिए। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। शेर शाह के राज्यत्व का सिद्धांत और प्रशासन
शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य 43 इकाइयों सरकारों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक पुनः कई परगनों में विभाजित थी। परगने में एक सिकदारान, एक कोषाध्यक्ष एवं हिसाब रखने के लिए एक हिंदू एवं एक फारसी लेखक होते थे। अगली बड़ी प्रशासनिक इकाई सरकार में एक तथा एक मुंसिफान होते थे, जो परगने के अधिकारियों के कार्य की देखभाल करते थे। अधिकारियों के अपने अधिकार क्षेत्र में अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए सुल्तान ने उन सबको हर 2-3 वर्षों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई, और जो उनके शासन की अल्पकालीन अवधि के कारण अधिक समय तक नहीं चल सकी। शासन की प्रत्येक शाखा की व्यक्तिगत देखभाल शेरशाह स्वयं करता था। अशोक तथा हर्ष के समान वह इस सूत्र के अनुसार कार्य करता था कि बड़ों को सदैव क्रियाशील होना शोभा देता है। इसको दोस्तों अगर अपने भाषा में लिख करके अगर समझाया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अब जो सीरीज में लिखा गया है उसमें क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है हमने जो 2016 से 2024 तक का जो पेपर हमने सोल्यूशन कराया है, उसमें जो है आसानी से समझ में आएगा। बाकी इसको भी समझ में आया होगा, इसमें कुछ करना है नहीं, जो लिखा गया है दोस्तों उसी को समझना है। आइए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, जहाँ कठिन होगा समझाते चलेंगे। मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषता बताइए। तो उत्तर है, कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल अत्यंत विकसित हुआ था। यह विकास क्रमिक चरणों में हुआ। समय तथा मगर सत्ता में परिवर्तन करने के साथ साथ कला व स्थापत्य के क्षेत्रों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। सल्तनत काल की तरह ही मुगल काल में भी प्रारंभिक दौर की स्थापत्य कला में देसी व इस्लामी वास्तु शैलियों की मिश्रण था। बाबर ने ईरानी शैली में ज्यामितीय आधार पर बागों का निर्माण करवाया। अकबर काल के स्थापत्य का प्रथम उदाहरण हुमायूं का मकबरा है, जो कि विशाल द्विगुंबदीय प्रणाली से निर्मित है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। अकबर कालीन स्थापत्य कला हिंदू, मुस्लिम, ईरानी शैलियों का सम्मिश्रण थी। हिंदू व देसी विशेषताओं, राजपूत शैली, बौद्ध विहार शैली, सहतीरों का प्रयोग, किला-नुमा संरचना आदि प्रमुख थी। जबकि दोहरा गुंबद, मेहराब, नक्काशी, इस्लामिक पद्धति से चित्रांकन आदि ईरानी मुस्लिम शैली की विशेषताएं हैं। इस काल के स्थापत्य में गुंबद, मेहराब और संगमरमर का प्रयोग व लाल बलुआ पत्थर का ज्यादा प्रयोग मितव्ययता को दर्शाता है। इन भवनों के निर्माण का उद्देश्य आवश्यकता, भवन, व्यावहारिकता तथा आध्यात्मवाद पर आधारित था, न कि अतिशय सौंदर्य के प्रदर्शन हेतु। इस काल के प्रमुख भवन फतेहपुर सीकरी स्थित जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, मरियम महल, पंचमहल आदि। अकबर के पश्चात मुगल स्थापत्य कला में इस्लामी पद्धति का प्रयोग बढ़ता ही गया। जहांगीर के काल में पंचितकारी की नई विधि पतरादुरा का प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत कीमती रत्नों व पत्थरों को संगमरमर पर जोड़ा जाता था। इसका उदाहरण एतमादुद्दौला का मकबरा है। सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा 5 मंजिला इमारत है, जो कि भारतीय बौद्ध विहार व चीन की खामेर वास्तुकला से प्रेरित है। आगे देखेंगे, आगे है शाहजहां का काल। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग था। इस युग में संगमरमर व पितरादुरा का प्रयोग आम हो गया था, जिसके कारण शाहजहां ने अकबर कालीन बलुआ पत्थर की कुछ इमारतों को संगमरमर में परिवर्तित कराया।
अमरूदी गुंबद, दांतेदार मेहराब, चारों कोनों पर मीनार, बाग व झरने सम्मिलित संरचना आदि इस युग के भवनों की विशेषताएं थी। इस युग की इमारतों में शान शौकत, भव्यता की वजह से मौलिकता, सजीवता की कमी रही। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आदि इस काल के स्थापत्य कला का प्रमुख नमूना थे। ठीक है, प्रमुख नमूना है। और औरंगजेब के युग में स्थापत्य कला का ज्यादा विकास नहीं हो सका। भवनों का इस्लामिक स्वरूप अधिक दृढ़ होकर उभरा। राबिया का मकबरा, बादशाही मस्जिद, लाल किले की मोती मस्जिद आदि प्रमुख इमारतें हैं। इस स्थापत्य कला को भारतीय कला के सम्मिश्रित एवं ईरानी कला और इस्लामिक कला के प्रभाव के आधार पर इंडो इस्लामिक शैली या मुगल शैली के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इस प्रकार से मुगल काल में कला व स्थापत्य क्रमिक विकास हुआ, जो समयानुसार परिवर्तन के साथ दिखाई पड़ता है। आगे है हिंदू मुस्लिम संस्कृति के आदान प्रदान का प्रभाव मुस्लिम कालीन कला व स्थापत्य के उदाहरणों से भी स्पष्ट होता है। इसके मिश्रण से एक नवीन और प्रशंसनीय शैली का विकास हुआ, जिससे मुगल कालीन कला व स्थापत्य को अद्वितीय स्वरूप दिया गया। आगे है प्रश्न संख्या 56। इलाहाबाद की संधि की प्रमुख धाराएं क्या थी? उत्तर है, इलाहाबाद की प्रमुख संधि की प्रमुख शर्तें निम्नवत थी। पहला है, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तीसरा पॉइंट है, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किए। मुगल सम्राट को कितना देना स्वीकार किए पेंशन? 26 लाख। यही से ब्रिटिश शासन की जड़ भारत में जमना शुरू हो गई। आगे देखेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई, तो आइए जानते हैं। यह संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव एवं शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें निम्नवत थी। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजमुद्दौला को वापस कर दिया गया। और इसमें पॉइंट है, कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। दूसरा है, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। तीसरा है, शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। प्रश्न संख्या 57 है, वेलेजली की सहायता से संधि के उदाहरण या उद्देश्य बताइए। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर है सहायक संधि। भारतीय उपमहाद्वीप भारत में सहायक संधि प्रारंभ डुप्ले प्रथम यूरोपियों ने किया था। लॉर्ड वेलेजली 1798-1805 ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों और भारतीय रियासत अर्थात लगभग 552 भारतीय रियासत थे, मतलब राजा हुआ करते थे। ठीक है, स्थान पर हर जगह, तो 552 टोटल हुए थे रियासत। ज्ञातव्य है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 मैसूर तथा तंजौर 1799 में बाबर के भोसले ने दिसंबर 1803 में तथा ग्वालियर
के सिंधिया में फारसी 1804 वेलेजली की सहायता संधि को स्वीकार किए गए। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। विशेषताएं क्या है इसको भी जानते हैं। अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। दूसरा है, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उसके क्षेत्र में एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। तीसरा है, इसके बदले अंग्रेजों विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेंगे। चौथा पॉइंट है, अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, लेकिन वे इसका पालन कम ही करते थे। पांचवा पॉइंट है, भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेगा। इसके अलावा बिना अंग्रेजी की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत से राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 58। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख करिए। उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हेडिंग डाल करके, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट के गवर्नर जनरल रहे थे। वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए गया। इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांतों पर आधारित थी। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इनका इंचार्ज बनाया गया। प्रश्न संख्या 59 है, विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख करिए। 2022 में आया है। उत्तर है विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार। उत्तर है, बेंटिक ने सामाजिक सुधार भी किए। कंपनी ने अभी तक भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया था। बेंटिक ने कंपनी की नीति बदली। बेंटिक ने सामाजिक क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए। तो क्या क्या कार्य किया ये देख लेते हैं हेडिंग वाइज। पहला है नर बलि पर रोक। भारत के कुछ भागों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने का प्रचलन था। मद्रास में अनार्य जातियां भूदेव को प्रसन्न करने के लिए जीवित मनुष्य की बलि देती थी। उड़ीसा के खोंद लोगों में भी इस प्रथा का प्रचलन था। विलियम बेंटिक ने एक अधिनियम को लागू करके कुप्रथा को समाप्त कर दिया और मानव बलि पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पर अंग्रेजों का आना कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सही भी है। अगर नहीं आते तो ये ऐसी प्रथाएं जो चल रही थी शायद आज भी जारी होता। और ठीक है, उन्होंने आया तो बहुत से ज़्यादा परेशानियां भी दी है, समस्याएं भी की है, और यहाँ की जो कुरीतियां हैं इसमें सुधार भी किया गया है। महिलाओं को जला देना कहाँ तक उचित था। अब यहाँ पर नर बलि की जो है यहाँ पर बलि दी जा रही है। और आगे भी जो है अभी कुछ तक हद तक तो सही हुए, लेकिन अभी जो जीव जंतु हैं उस पर अभी चल रहा है। आगे देखेंगे। दूसरा है दासों की स्थिति में सुधार। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि दासों की स्थिति सुधारने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। तदनुसार बेंटिक ने भी दास प्रथा की समाप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किए। तीसरा है सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत।
सरकारी सेवाओं में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में चली आ रही भेदभाव की नीति को बेंटिक ने समाप्त कर दिए। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार की गई तथा कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिकों को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। विश्वास विश्वास किया जाता है कि यह धारा बेंटिक के आग्रह पर ही इस चार्टर में सम्मिलित की गई थी। यद्यपि इसका तत्कालिक प्रभाव बहुत कम हुआ, परंतु सिद्धांत रूप में इसका बहुत महत्व था। आगे देखेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट है इसमें बाल हत्या पर रोक। ये यहाँ पर जो है हत्या पर ही जो है दोस्तों, जो हत्या हो रहा था इन्होंने विशेष ध्यान दिया है और जो भेदभाव हो रहा था उसको जो है अंत करने का प्रयास किए। आइए देखते हैं। बेंटिक ने बाल हत्या, जो कि एक क्रूर और भयानक कृत्य था, उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान में प्रचलित था, इसे रोकने का प्रयास किया गया। पांचवा है प्रेस की स्वतंत्रता। बेंटिक ने प्रेस प्रतिबंधों को 1835 में समाप्त कर दिए। जो प्रतिबंध लगा था कि बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त थी, उसको जो है सही कर दिए गए, मतलब जो प्रतिबंध लगे थे उसको सही किए गए। छठवां है सती प्रथा का अंत। राजा राममोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया और 1833 में यह कानून पारित कर दिए गए। सातवां है ठगों का दमन। सामाजिक क्षेत्र में बेंटिक का दूसरा सुधार ठगों का दमन था। यह कार्य करने के लिए कर्नल स्लीमेन को कहा गया। बड़ी चतुराई से एक के बाद एक दूसरे गिरोह पकड़े गए। ठग समाज के लिए अभिशाप थे। बेंटिक ने भारत में ठगों का विनाश किया। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 60 है, फौजदारी और दीवानी मामले में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है दीवानी मामला वह है जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकार विवादित हो, चाहे ऐसा विवादित अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधित प्रश्नों पर अव्यवस्थित अविलंबित क्यों न हो। यहाँ बात भी तात्विक नहीं है कि वह पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। जब ऐसे मामलों में कोई वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह दीवानी वाद मुकदमा कहलाता है। आगे देखेंगे, दीवानी अदालतों में काम बहुत रहता है और कुछ दीवानी मामले में एक ही प्रकार की विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जैसे कृषि भूमि संबंधित मामले, मोटरयान या रेल दुर्घटना संबंधित मामलों या श्रमिकों उन नियोजकों के मध्य विवाद या सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामले होते हैं। इस तरह मामलों की संख्या अधिक होती है। इस कारण से इनके संबंध में संसद ने विशेष कानून बनाकर इन्हें दीवानी न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर करते हुए इनके लिए अलग से अधिकार बना दिए और वैसी ही प्रकृति में ये सभी मामले दीवानी मामले हैं। आगे है आपराधिक या फौजदारी मामले। तो आइए देखते हैं आपराधिक या फौजदारी मामले क्या होते हैं। भारत में भारतीय दंड संहिता तथा अन्य बहुत से कानूनों के द्वारा कुछ कृत्यों और कुछ अकृत्यों को दंडनीय अपराध घोषित किए गए हैं। इन अपराधियों अर्थात आपराधिक कृत्यों और अकृत्यों के लिए दंड निश्चित किया गया है। ये सभी मामले जिनमें किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए दिए जाने वाले दंड हेतु विचार किया जाए और वे सभी मामलों को आपराधिक या फौजदारी मामले कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध मंच द्वारा प्रतिदान किए गए निर्णय की पालना नहीं करता है तो उसके इस आकृति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय करार दिया गया है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कोई सामान किसी दुकान से खरीदा और वो खराब निकला और कपड़ा खरीदा सही नहीं हुआ,
चेक करने के बाद खराब हो गया, कटा है, वापस करने गए, वापस नहीं किए, तो जो है ये जो है उपभोक्ता संरक्षण का अंतर्गत आता है। तो आपका अधिकार है, आप इसको जो है अधिनियम धारा 27 के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध है उसको वापस करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद को प्रतिशोध मंच के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करता है तो यह मामला एक फौजदारी या आपराधिक दांडिक मामला कहलाएगा और इस विचारक फौजदारी मामलों की ही तरह होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 61 हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार चैनल में आए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।